प्रोग्राम जुर्म सजा के साथ मैं हूं आपकी मेजबान पाकीज़ा जाहिद। एक और दिन, चंद और कहानियां और हक़ाइक़ की खोज। आज हम बात करेंगे मुल्क भर से जराइम की 3 वारदातों की। सबसे पहले रुक करते हैं कराची का, जहां डकैती की वारदातों में इजाफा देखा गया है। रवां साल 100 से ज़ायद अफराद को डकैती पर मुज़ाहमत में कत्ल कर दिया गया, जबकि अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 800 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए। आज हम आपको कराची में रोज़गार की गर्ज से आने वाली एक फैमिली से मिलवाएंगे, जिनका जवां साल बेटा भी ऐसी एक डकैती की मुज़ाहमत करते हुए जान से हाथ धो बैठा। वारदात कहाँ और कैसे हुई और क्या मुलजिम पकड़ा गया या नहीं, जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक, जो वाक़े की तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, बैंस कॉलोनी के इलाके में हम मौजूद हैं और एक बाड़े के करीब जो है ये डकैती की वारदात हुई। कराची में डकैती की वारदातें जो है वो मामूल बन चुकी हैं और इसी तरह लोगों को ज़रा सी मुजामत पर जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। बाड़े के जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो 2 लोग आपके बाड़े के अंदर मुलाजमत करते थे, उस दिन क्या वाक़या रिपोर्ट हुआ, कैसे आपको पता चला, क्या किया अब तक आपने? अस्सलाम वालेकुम जी, ये मोहम्मद याकूब और मोहम्मद मज़र, ये दोनों मेरे पास काम करते थे यहाँ बाड़े में। ये मेरा भैंसों का बाड़ा है यहाँ पे, और माशाल्लाह तकरीबन 150 भैंसें मेरे पास हैं। तो ये उस दिन मेरा ख़्याल है शायद जुमेरात की बात है कि ये शाम को 7 बजे मुझे फ़ोन आया, मैं कहीं बाहर था, कि भाई जो ना आपके बाड़े से बाहर जो है ये वारदात हुई है और इसमें आपके आदमी 2 ज़ख्मी हो गए हैं और उनको जिन्ना हॉस्पिटल ले गए। तो फिर मैं वहाँ से निकला सीधा जिन्ना हॉस्पिटल की तरफ। तो वहाँ जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पता चला कि एक बंदा जो मेरा था, मोहम्मद याकूब नाम का जो था, उसको गोली कोई दिल की तरफ लगी थी और वो जान बहक हो गया था। और उसके साथ दूसरा मोहम्मद मज़र जो थे, वो उनको गोली पैर में लगी थी और वो ज़ख्मी हो गए थे। तो फिर उतने में उनके जो लवाकिन वगैरह थे उनको भी हमने बुला लिया था, वो भी आ गए थे और उनको फिर एम्बुलेंस में वहाँ से उनको रवाना किया हमने। चूँकि ये आपके बाड़े पे ही मुलाजमत करते थे, तो क्या सिर्फ इनसे मोबाइल फ़ोन छीना गया? याकूब जो है वो कितने अरसे से काम कर रहा था और जो मज़र है वो कितने अरसे से आपके बाड़े पे काम कर रहा था? हाँ, याकूब जो है तकरीबन 2.5-3 माह से हमारे पास था। छोटी उम्र का ही था, तकरीबन ये 18-19 साल उम्र थी इसकी। और जो मज़र जो थे वो तकरीबन 2-2.5 साल से हमारे पास हैं। और ये हाँ, ऐसे ही वाक़या हुआ कि ये यहाँ से निकले तो उनके पीछे कोई डकैत आ गए थे और मोबाइल वगैरह उनसे ले रहे थे। तो इतने में ये लोग 4-5 आदमी थे और वो 2 थे। तो शायद इनके जहन में आई होगी कि हम 2 हैं और ये 2 हैं और हम 5-6 हैं, इनको पकड़ लेंगे। तो उन्होंने एक को पकड़ने की कोशिश की। तो इस दौरान जो है वो दूसरा जो था उसने उनको ऊपर फायर किए और वो फिर भाग गया था। और दूसरा जो ज़ख्मी था उसको इन्होंने पकड़ा रखा। फिर इतने में पुलिस आ गई हमारी और लोगों, इलाके के लोग भी जमा हो गए। फिर उनको वो ले गए थे सुकन थाने की तरफ। ये फैमिली जो है ये यहाँ की नहीं है, इंटीरियर सिंध की है। कोई माली मदद आपने अब तक इनके साथ की है? इनके जो लवाकिन हैं उनसे कोई आपकी बातचीत हुई है? हाँ जी, जब ये वाक़या हुआ उसके बाद फिर जब हम हॉस्पिटल गए वहाँ पे, तो उनके जो लवाकिन आ गए थे उनसे भी हमने कुछ माली ताउन किया उनका। और उनका जो था उनका बंदोबस्त जो उनको पहुँचाने का था वो भी जी हमने अपने पास ही करवाया। पुलिस का रिस्पॉन्स कैसा था? आपको जब 7-7:30 बजे ये पता चला, आप तो हॉस्पिटल गए, फिर पुलिस ने आपके साथ किस तरह ताउन किया? कैसे इन मुलजमान को डिटेक्ट किया? कैसे इन तक पहुँचे? जब हम वहाँ पहुँचे जिन्ना हॉस्पिटल, तो वहाँ भी हमारे सुकन थाने के 1-2 जवान जो थे वहाँ पे पहले मौजूद थे, वो पहुँच गए थे वहाँ पर। तो उन्होंने ये जो कार्रवाई वगैरह थी, जो पुलिस की जो कार्रवाई वगैरह थी, वो उन्होंने खुद करवाई। बेचारों ने ताउन किया हमारे साथ उन्होंने। जो SHO सुखन है वो हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद अबड़ो, उनसे जानते हैं। उन्हीं के इलाके में ये डकैती की वारदात हुई थी जिसमें एक शख्स जो है वो जान बहक, जबकि एक शख्स इसमें ज़ख्मी हुआ था। क्या ये वारदात हुई? जो दोनों मुलजमान हैं उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अब तक सामने आया है? काशिफ भाई, 7:30 बजे का टाइम था। 2 गवाले वहाँ से बाड़े से मोटरसाइकिल पे मेहरान अंडस हाईवे की तरफ जा रहे थे। तो अंडस हाईवे की तरफ से 2 मोटरसाइकिल पे डकैत आए। मुझे मोटरसाइकिल गश्त वाली मेरी नफरी यहाँ पेट्रोलिंग में थी, उन्होंने फ़ौरन बर वक्त मुझे फ़ोन किया कि सर यहाँ डकैतों ने मुज़ाहमत की है, मोबाइल फ़ोन छीन रहे थे और अवाम ने भी उनको पकड़ लिया है। इसी दौरान जैसे ही मैं पहुंचा, मैं भी गश्त पे था, मैं फ़ौरन पहुंचा और आके हमने डकैत जो है अवाम ने पकड़ा हुआ था, उसका दूसरा साथी जो है फायरिंग करता हुआ उसको भाग गया। तो जैसे ही हमने आके ज़ख्मियों को भी उठाया, ज़ख्मियों को मैंने बर वक्त जो है जना अस्पताल रवाना किया। डकैत को जो है अवाम ने पकड़ा हुआ था, डकैत भी शदीद ज़ख्मी हालत में था, उसको भी लिया। और दूसरे डकैत जो फरारी मुलजिम था वो इस तरफ जो भागा।
तो इसके लिए मैंने बर वक्त अपनी इंटेलिजेंस टीम और मैंने मोटरसाइकिल गश्त और भी टीमों को रवाना किया कि ताकि ऐसा ना हो कि रेलवे फाटक क्रॉस करके शाह लतीफ़ की हदूद में न क्रॉस हो जाए। तो वो बर वक्त हमने उस तरफ जंगल की तरफ जो है फिल्टिंग लगाई और अल्लाह का शुक्र था कि हमारे वहाँ पे मेरी पुलिस पार्टी के साथ उस डकैत ने पुलिस को देख के फायरिंग शुरू कर दी। हमारा वहाँ मुकाबला हुआ, ठीक है, और वो फिर हमें क्लियर हो गया कि ये वही डकैत इसका साथी जो है हुआ। उसका साबका रिकॉर्ड भी मिला है, इससे पहले भी वो मुतअद्दिद बार जेलों में जा चुके हैं। चंद हज़ार रुपए के लिए करके या फिर मोबाइल फ़ोन करके उसके लिए करके जो है वो मुल्ज़मान इस तरह फायरिंग का जो वाक़या है वो रिपोर्ट होता है, पुलिस की कार्रवाइयाँ कहीं हो पाती हैं। इस केस को आपने सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे मुतादिद केस हमारे सामने आते हैं जहाँ जो है कार्रवाई प्रॉपर नहीं की जाती है। एक मुलजिम जो है वो बार बार जो है वो इस तरह की वारदात करता है। इस हवाले से क्या कहेंगे, शहरी उस पर क्या करेंगे? काशिफ भाई इससे पहले भी देखो उसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है, वो ऑलरेडी जेल भी जा चुका है। ये हैबिचुअल क्रिमिनल्स है, हम लोग इनके लिए पूरी कोशिश लगे रहते हैं, हमारी बड़ी वॉच होती है उन पे कि जो हमारे एरिया में हैबिचुअल क्रिमिनल्स आते हैं उनको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। इस पर जो आपने मुकदमा किया है वो किस नौयत का किया है और कितनी सज़ा उस पर उसको हो सकती है? इस पर हमारा मुकदमा 302 का है। जो ज़ख्मी साथी है वो अभी भी हमारे पास रिमांड में जो मुलजिम है इसका, और वो हमारा बिल्कुल 302 का मुलजिम है। बाकी जो इसका डकैत था दूसरा साथी वो तो मौके पे पुलिस मुकाबले में। जो 302 की आपने सेक्शन लगाई है इस पे कितनी सज़ा कितनी बनती है? तो उसमें उम्र कैद है, सज़ा फांसी भी है, ठीक है। अभी अदालती कार्रवाई आगे चलेगी और हमारे जेनियन मौके पे अवाम ने भी पकड़ा है। डकैती की इस वारदात में जाँ बहक होने वाले 18 साला याकूब नामी नौजवान के वालिदैन पर अब क्या गुजर रही है, कराची में हमारे नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक ने उनसे बात की है। आइए आपको दिखाते हैं। फायरिंग से याकूब नामी नौजवान जाँ बहक हुआ था। उसकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, याकूब के वालिद और वालदा भी हैं और उनसे बात करते हैं कि इनका आबाई ताल्लुक़ जो है वो कराची से नहीं है। ये कराची स्पेशली यहाँ आए हैं और इनके यहाँ इन्होंने एक घर भी लिया और घर के साथ साथ जो है वो याकूब को यहाँ नौकरी दिलवाई और उसके बाद जो है वो ये डकैती पर मुज़ामत के दौरान जो है वो याकूब को कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से इनसे जानेंगे कब आप कराची आए थे और फिर ये याकूब को आपने नौकरी पर लगवाया, क्या हुआ इस मामले में? जी हमने इधर नौकरी पे लगवाया, मजदूरी कर रहे थे हम इधर। वो बेटा हमारा वो एक ही है, कमाने वाला एक ही था, और भी ये छोटा बच्चा है हमारा और एक बच्ची है हमारी। मैं पाँव से माजूर हूँ, मेरा और कोई नहीं है कमाने वाला। तो इधर वाड़े पे काम दिलवाया उसको, तो रात को डाकुओं ने उसको शहीद कर दिया और अब हमारा कोई नहीं है मदद करने वाला या कोई हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, कोई हमारी मदद की जाए। आपका भाई ताल्लुक़ कहाँ से? हमारा ताल्लुक़ है टंडो आदम से, ठीक है, मीर सनमरी से है। तो आपको ये पता कैसे चला इस वारदात का और क्या कॉल आई आपको, कैसे पता चला ये सारी? जी इन्होंने वाड़े वाले मालिक ने जो है उन्होंने कॉल की कि भाई तुम्हारा बेटा जो जाँ बहक हो गया है और तुम आ जाओ इधर। फिर हम आए इधर, उसको रिपोर्ट की और ये थाने पे गए हम और पुलिस वालों ने हमारी बहुत सी मदद की और उन डाकुओं को भी पकड़ा और फिर जो है हमें 3 महीने पहले ही आपने याकूब को ये नौकरी दिलवाई है। अकेला वो कफालत करने वाला था, कैसे अब गुजारा करेंगे, क्या अपील करते हैं आप? अब हमारा तो कोई नहीं है इधर, नहीं कमाने वाला है। मैं पाँव से माजूर हूँ, मेरा कोई नहीं है। अब अपील की जाती है मेरी कोई मदद की जाए। अब आगे ठीक हो गया। आप बताएंगी कुछ, आप याकूब के बारे में कहेंगी, कैसे आपको जब ये खबर मिली तो क्या आपने किया, क्या आपको लगता है इसमें? मेरा बेटा एक ही था कमाने वाला, हमसे जुल्म हुआ है, मेरा कोई नहीं है कमाने वाला, मुझसे बहुत ज्यादती की गई है, मेरा छोटा बच्चा था। कितना टाइम पहले आपने उसको या नौकरी पे ये भेजा था और क्या उम्मीद थी आपको, क्या करेंगे आप? 5 महीने हुए थे, घर भी नहीं आया, हमने तो देखा भी नहीं, हमने अपने बच्चे को इसने मार दिया। कितनी तनख्वाह पे आपने उनको यहाँ काम पे लगवाया था? 18,000। हाँ। अच्छा, फिर अब जो ये बाड़े के मालकान हैं या पुलिस है, उसने आपसे कोई रब्ता किया, कोई मदद के लिए आपको कहा है? हाँ, उसने रब्ता किया था।
उसने मदद की हमारी। ठीक हो गया। पुलिस का रवैया अब तक कैसा है? मुकदमा दर्ज हो गया है, इसका एक मुलजिम मारा भी गया है और एक मुलजिम ज़ख्मी भी है, क्या कहेंगे सवाल? बस अभी आगे देखते हैं, केस दाखिल भी है थाने में और पुलिस वालों ने जो है हमारी बहुत मदद की है, बहुत हेल्प की है हमारी और इंशाल्लाह हम आगे भी देखते हैं कि आगे भी हमारी मदद करेंगे। और आगे पता चला कि उस टाइम याकूब के पास था क्या? सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन था, चंद पैसे थे या फिर उसके बाद पूरी सैलरी थी? कुछ पता चला? नहीं, और कुछ नहीं था। एक मोबाइल था और 4-5 हज़ार रुपये थे उसके जेब में। तो वो बाड़े से बाहर निकला और आ रहा था चाय पीने होटल पे, तो गली में इसको मिल गए डाकू, तो इनका मोबाइल भी छीना और इनके पैसे भी छीने और बाद में इस पे फायर किए पिस्टल के, इस पे गोलियां चलाई। उसके बाद वो पुलिस वाले पहुंच गए, पुलिस वाले गश्त पे घूम रहे थे, वो भी पहुंच गए और फिर पुलिस वालों ने बिल्कुल याकूब की फैमिली हमारे साथ मौजूद है, तमाम तर तफसीलात से ये आगाह कर रही है और ये सिर्फ एक याकूब की कहानी नहीं है, ऐसी बेशतर कहानियाँ हमने कराची में देखी हैं कि इसी तरह डकैती पर और मुजामत पर जो है वो किसी भी शख्स को मुलजमान ज़रा सी पैसों के लिए करके या फिर मोबाइल फ़ोन के लिए करके जो है वो कत्ल कर देते हैं और उसके बाद इसी तरह फैमिलीज़ जो है वो अपने प्यारों का इंतज़ार करती रहती हैं। याकूब की फैमिली का भी यही मुतालबा है कि इनकी ना सिर्फ मदद की जाए बल्कि एक मुलजिम जो इसमें जाँबाग हुआ है और साथ में जो एक मुलजिम ज़ख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसको भी सज़ा दिलवाई जाए ताकि इनको जो है वो इंसाफ फराम हो। प्रोग्राम में आगे भी चलते हैं, आगे भी इस हवाले से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह मुलजमान को पकड़ा गया और कैसे ये तमाम तर कार्रवाई हुई। तो नाज़रीन, इस वारदात के बाद एक मुलजिम हलाक हो गया जबकि उसका साथी जख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डकैती के बाद मुलजिम कहां फरार होना चाहता था, जानते हैं खुद मुलजिम की ज़बान। इस वारदात के बाद एक मुलजिम जो है वो हलाक हो गया जबकि उसका साथी ज़ख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार किया। जो मुलजिम है वो हमारे साथ मौजूद है। डकैती के बाद ये मुलजिम कहाँ फ़रार हो रहा था ये भी इससे जानेंगे। ये बताओ, नाम क्या है आपका? नवाज़, ये वारदात कैसे की और उसके बाद कैसे इन्फॉर्मेशन मिली, असला कहाँ से लिया, थोड़ी सी तफसील बताना। मुझे बरकत का फ़ोन आया था। बरकत ने मुझे बताया कि एक टच है, वहाँ पे चलना है। हम लोग मोबाइल छीनते थे, उस दिन हमने एक मोबाइल छीना तो हम निकल गए थे। उसके बाद हम दूसरी गली में गए मोबाइल छीनने के लिए, तो वहाँ से 2 बंदे आ रहे थे बाइक पे, हमने उनसे मोबाइल छीन लिया था। उसके बाद उन लोगों ने शोर शराबा मचाया वहाँ पे, तो लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। तो बरकत ने लोगों को देख के ना वहाँ पे फायरिंग कर दी थी, उनमें से उन दोनों को भी लगा था और एक गोली मुझे भी लग गई थी वहाँ पे। तो वहाँ हम ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, वहाँ पे उन लोगों ने मुझे पकड़ के मारना शुरू कर दिया था और बरकत वहाँ से भाग गया था। ठीक है। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस मुझे लेकर आ गई यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं अस्पताल गया था। पहले ये वारदात के लिए असला और मोटरसाइकिल कहाँ से लेते थे? ये बरकत ही लाता था किसी से, वो बोलता था मैं किराए पे लेके आया हूँ। तो जो भी हम लोग वारदात करते थे ना, तो उसके वो 3 हिस्से निकालता था। एक मुझे देता था, एक खुद रखता था, एक जो बाइक और पिस्टल वाला होता था ना उसके लिए रखता था। ये याकूब पे और मज़र पे उस रोज़ फायर किसने किया था? आपने किया था या फिर आपके साथ जो आपका साथी मौजूद था उसने किया? नहीं, बरकत ने किया था, मैं तो मोटरसाइकिल चला रहा था। असला दोनों के पास होता था? जी। और दोनों असला कहाँ से लेते थे? कोई कभी बताया भी होगा? आप पहले भी इस तरह की वारदातें करते रहे हो, आपको जो असला वो ला कर देता था वो कहाँ से ला के देता? ये मैंने उससे पूछा था 2-3 मरतबा, पर उसने सही जवाब मुझे नहीं दिया। उसने बोला कि दोस्त से लेके आता हूँ, ये उसके पैसे उसको देना है, ये किराए पे लेके आता हूँ। उसके किराए का पैसा भी निकालता था उससे। अच्छा, एक दिन के अंदर कितनी वारदातें करते हैं? जुमेरात की रात जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, इससे पहले भी कोई वारदात की थी उसी रोज़? जी, एक पहले की थी उससे, वो भी हमने 2 मोबाइल छीने थे वहाँ पे। उसके बाद जब इस तरफ आए ना, तो इनसे हमने दोनों मोबाइल छीन लिए थे। तो फिर इन लोगों ने शोर शराबा किया तो वहाँ पे लोग जमा हो गए थे। ठीक है। तो बरकत ने फायरिंग की, उनमें से 2 बंदे जो थे ना उनको भी लगी, वो भी गिर गए। तो बरकत मेरी ने मोटरसाइकिल उठा के मुझे भी फायर मार दिया, तो उसी का फायर मुझे लगा था। फिर वो मुझे भी फायर मार के चला गया था, भाग गया था वहाँ से सीधा रोड की तरफ। तो फिर वहाँ पे अवाम इकट्ठी हो गए थे, उन लोगों ने मुझे मारना शुरू कर दिया था। फिर पुलिस भी वहाँ पे पहुँच गई थी।
जब वारदात के बाद मोबाइल फ़ोन किसी से लेते थे या वॉलेट लेते थे, उसमें से जो रकम होती थी उसको दोनों आपस में डिवाइड कैसे कर? दो ही साथी थे या कोई और भी तीसरा शख्स भी आप लोग के साथ मुलविस होता था जो पूरी टिप देता था? वो हमेशा 3 हिस्से करता था ना, बोलते थे ये जिससे मैं किराए पे पिस्टल लाया हूँ वो उसको भी देने, और उसमें से मुझे भी देता था, खुद भी रखता था जी। और जो एक हिस्सा अमूमन आपको रोज़ाना का कितना मिलता था? कभी 40,000 भी मिल जाता था, कभी 25,000 भी होता था, 30,000 भी होते थे, कभी कभार 15,000 भी होते थे जी। और इससे पहले, इन वारदातों से पहले क्या करते थे? मजदूरी करते थे, क्या करते थे? मैं लोडर रिक्शा चलाता था। फिर उसके बाद मुझे ये बरकत मिल गया था दोस्त। कभी खौफ आया कि नाके पे पुलिस रोक लेगी, पकड़ लेगी, इस तरह की वारदात कर रहे हो, मारे जाओगे? अब तुम्हारा एक साथी जो है वो इस वारदात के फौरी बाद मारा भी गया, तो कभी इस तरह का खौफ नहीं आया? चंद पैसों के लिए करके किसी की भी जान ले लेते थे। पुलिस जहाँ से हम देखते थे ना, तो फिर या तो रास्ता बदली कर देते थे हम लोग, नहीं तो फिर उस तरफ हम जाते नहीं थे, दूसरी गलियों में मुड़ जाते थे। पहले भी 2-3 मरतबा मेरे को पुलिस ने पकड़ा था, वहाँ से भी ये भाग गया था बरकत। अच्छा, आप बताइएगा, माजी में भी इंकशाफ हुआ है कि शहर में किराए पे असला मिल जाता है, मोटरसाइकिलें मिल जाती हैं, इन मुलजमान से भी इसी तरह की तफ्तीश आप लोगों ने की है? मज़ीद तफ्तीश में कोई चीज़ सामने आई है? बिल्कुल सर, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है हमें, हमने इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किए। पहले भी ये 3-4 दफ़ा मुख्तलिफ़ थानों में बंद हो चुका है, इस दफ़ा भी ये बंद हुआ और इस दफ़ा ये मौके पे तो हमें पकड़ा गया। और इसका जो साथ वाला साथी था वो उसी टाइम, उस दौरान पे हम SHO साहब की पेट्रोलिंग की वजह से SHO साहब ने उसी टाइम पेट्रोलिंग को एक्टिव किया और मौके पे मौजूद भी थे, और मौके पे ही उन्होंने पेट्रोलिंग को एक्टिव करके और वहीं पे इनके जो साथी जो अकबर था वो पहुंचा और उधर ही हमारी जो मोबाइल टीम थी उसके साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उस पर वो मारा गया। ठीक है। और इससे जो बरामद हुई, जो मोबाइल फ़ोन इन्होंने उस मुलाजिम का छीना था वो बरामद हुआ, जो असला बरामद हुआ वो वही असला था जो स्पॉट पे जो है वो इस फायरिंग के वाक़े में जो है मुलविस था? बिल्कुल सर, वो बरामद हुआ है और हमने बरामद किया और हमारे पास है और हमने सील किया है उसे। और इसका भी सर क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूदा हमने चेक किया, जो ये मुख्तलिफ़ थानाजात में बंद हो चुका है पहले भी। आप बताइएगा, कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कम ना होने की वजह क्या समझते हैं? क्या पुलिस की तफ्तीश इसकी वजह है? आप भी इस केस को तफ्तीश कर रहे हैं, अब तक कहाँ तक इसकी तफ्तीश पहुँची है, ये भी बताइएगा। सर, ये तफ्तीश जो मुल्ज़मान हैं उनके लिए हमने सहारा लिया है, ट्रैकिंग का भी, और उनके जो स्ट्रीट क्राइम है तो उनके जो भी और उनके साथी हैं उनकी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बायोडेटा ले रहे हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। तो इंशाल्लाह ये जल्द जो इनके साथी हैं वो भी पकड़े जाएंगे और उनकी जांच शुरू है, इंशाल्लाह वो भी कैफरे करदा तक पहुँचेंगे। यहाँ ज़्यादातर जो है वो बाड़े मौजूद हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, CCTV फुटेजेस हमने देखा है कि पूरी सड़क के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है। मुख्तलिफ़ केसों के अंदर हमने देखा है कि CCTV फुटेज बहुत ज़्यादा करामत साबित होती है। तो इस केस में बग़ैर CCTV फुटेज के आपने केस को हल भी किया और उसके बाद मुलजमान को मज़ीद तफ्तीश भी की जा रही है। अब तक इन्होंने बताया कितनी वारदातें ये कर चुके हैं? ये बहुत ज़्यादा क्रिमिनल हैं और हैबिचुअली हैं, और ये बहुत मुख्तलिफ़ थानों में इन्होंने इंसाफ किया है, लियारी का किया, दूसरे थानों का, और कुछ नहीं भी बताते हैं क्योंकि ये हैबिचुअली है। इनका ताल्लुक़ जो है वो पीछे अंदरूनी सिंध से है और अंदरूनी सिंध से डाकुओं से है, इस वजह से ये बहुत होशियार हैं, चालाक हैं। हमने बात की कराची में होने वाली डकैतियों के हवाले से और उसमें पकड़े जाने वाले मुलजमान के हवाले से, तो रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा पुलिस का कम है, लेकिन पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर कार्रवाई की जाती है। जहां भी पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जाती है मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन तफ्तीश कमज़ोर होने की वजह से भी मुलजमान दोबारा रिहा हो जाते हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मुल्तान में कैसे एक टिकटॉक वीडियो की मदद से कातिल को पकड़ा गया। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जराइम की दुनिया से कत्ल की एक अनोखी कहानी बता रहे हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे इमरान चौधरी। आमिर शहजाद नामी शख्स 1 साल तक कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में रहा और जब रिहा हुआ तो खुद कत्ल हो गया। इस सारे वाक़े को अंजाम तक पहुँचाने में एक टिकटॉक वीडियो ने कलीदी किरदार अदा किया।
जाए वकुआ पर आपको लिए चलते हैं और मकतूल के भाई से भी बात करते हैं। हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई लाकानूनियत और इंसाफ की फराहमी पर अदम एतमाद शहरियों को उनके साथ होने वाले जराइम पर खुद बदला लेने पर उकसा रही है, जिसकी एक वाज़ह मिसाल मकतूल आमिर शहजाद का कत्ल है। मैं इस वक्त मुल्तान की चौक कचहरी रोड पर इंतहाई मसरूफ़ तरीन जगह है जहाँ पर मौजूद हूँ। यहीं पर दिन दहाड़े मकतूल आमिर शहजाद को गोलियाँ मारकर कत्ल कर दिया गया। आमिर शहजाद जो 2 साल पहले कत्ल के एक मुकदमे में बाइज्जत तौर पर बरी होकर रिहा हुआ और ज़िला कचहरी में एक वकील के पास बतौर क्लर्क काम करता था। मकतूल के ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने एक नौजवान को कत्ल किया जो कि उसका दोस्त था। मकतूल 1 साल तक जेल में रहा, लेकिन उसके बाद अदालत की जानिब से उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया और 2 साल तक वो मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक वकील के पास बतौर क्लर्क काम कर रहा था। लेकिन जो नौजवान उसके हाथों मुबैना तौर पर कत्ल हुआ था, जिसके लिए वो जेल भी गया था, उसका भाई नदीम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और उसने ये ठान लिया कि अगर मकतूल अदालत से बाइज्जत बरी हो गया है तो वो फिर भी अपना भाई के कत्ल का बदला ज़रूर लेगा। और उसने इसी तरह से किया। मुलजिम नदीम ने अपने एक साथी शेर अली के साथ मिलकर दिन दहाड़े इसी मुकाम पर जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, दोपहर के 3:15 पर उसको कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गए। इस कत्ल के जो मुद्दई हैं वो मकतूल के भाई हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि 2 साल के बाद भी बाइज्जत बरी होने के बावजूद भी मकतूल को जो है वो गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। अच्छा, आप ये बताएं कि आखिर ऐसा क्या ये कत्ल का जो वाक़या हुआ जिसकी भेंट आमिर शहजाद चढ़ा, ये कितने अरसे तक जेल में रहा? तकरीबन 1 साल जेल में रहा। तकरीबन 1 साल सर। अच्छा, फिर उसके बाद ये आ गया और उसके बाद इसको दोबारा ये कत्ल कर दिया गया। अभी हाँ, ये ट्रायल चलता रहा और फिर ये बाइज्जत बरी हो गया। अच्छा, बरी हो गया, उसके बाद इसको यहाँ पर कत्ल कर दिया गया। अब आपने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया, वो गिरफ्तार भी है। केस की इस वक्त क्या नौयत है? केस सर एविडेंस पे आया हुआ है, तो उन्होंने बेल भी दायर की हुई है हाई कोर्ट में। कल उसकी पेशी है, बेल की जो पेशी है एक लड़के की, जो दूसरा शेर अली था उसकी बेल लगी हुई है हाई कोर्ट में। और जो ट्रायल है वो है एविडेंस पे, वो परसों के लिए लगा हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि जब मकतूल आमिर शहजाद रिहा होकर जेल से आया तो उस वक्त कोई थ्रेट्स आ रहे थे उसको? सर उस वक्त तो नहीं आया थ्रेट, जब ये वहाँ रहते थे तो इनके वालिदैन को वगैरह को थ्रेट दिए थे उन्होंने। फिर मैं सारा मैनेज करके उनको यहाँ ले आया अपने घर के साथ। आपने वो इलाका उनसे छुड़वा दिया तो वो मैं उनको यहाँ ले आया। और जब वो रिहा हुआ तो मैंने कहा चलो यार इधर ही रोज़ी रोटी करने के लिए, वो उसकी शादी हो गई, रोज़ी रोटी करने के लिए कचहरी ले आया उसको। अच्छा, कितने बच्चे हैं मकतूल के? सर एक बेटी है तकरीबन 2 साल की है, तो और एक बेटा है तकरीबन 3 माह का है, वो जो अब पैदा हुआ है। अच्छा, उसके वालिद क्या करते हैं? वालिद रिक्शा चलाते हैं सर। उसके कितने और भाई हैं? ये 3 भाई हैं और। अच्छा, अभी आप इस कत्ल के केस की पैरवी कर रहे हैं। जी। मुलजमान ने पहले भी जो है वो अपने भाई का बदला लिया और कत्ल कर दिया 2 साल के बाद। अभी आप जिस वक्त पैरवी करते हैं तो कुछ थ्रेट वगैरह आते हैं आपको? सर वो यही कहते हैं जी, अगर उससे निपट लिया है तो इनसे भी निपट लेंगे, जो भी हो जाएगा देखा जाएगा। अच्छा, ये जो थ्रेट आते हैं इसके ऊपर आप पुलिस को बताते हैं? सर एक दफ़ा तो मैं पुलिस के पास गया था, जब ये अंदर से लेके आए थे ना बाहर, तो मैं अंदर अपने वकील साहब के साथ गया था। उनको बताया था कि सर ये जब आप पेशी पे इनको लेके आते हैं तो इनको कंटीन वगैरह पे बिठाते हैं। मेरे दफ्तर के बिल्कुल सामने कंटीन है, वहाँ ये आके बैठ जाते हैं। आप भी कचहरी में काम करते हैं? हाँ जी, मैं भी कचहरी में काम करता हूँ। और ये मेरे दफ्तर के सामने जो कंटीन है उस पर आके बैठ जाते हैं। तो मैंने जाके उनको बताया था, तो उन्होंने फिर उसी वक्त उठ के आके उन्होंने उन पुलिस वालों को कहा कि आज के बाद अगर ये सीधे पेशी पे लेके जाना है आपने, सीधे वापस लेके आना है आपने। तो इस वजह से अब वो नहीं उनको बिठाते कंटीन वगैरह पे, अब वो सीधा लेके जाते हैं और लेके आते हैं। जी, ये आपने जो मकतूल थे उनके भाई की गुफ्तगू सुनी जो इस कत्ल के मुकदमे के मुद्दई हैं। अब देखना यह है कि मुलजमान गिरफ्तार हैं कि पुलिस कितनी जल्दी प्रोसिक्यूशन के ज़रिए इन गिरफ्तार मुलजमान को जो है वो सज़ा दिलवाने में कामयाब होती है। तो नाज़रीन, आमिर शहजाद का कत्ल एक ब्लाइंड मर्डर था और ब्लाइंड मर्डर को हल करना पुलिस के लिए एक मुश्किल काम होता है। पुलिस ने तफ्तीश कैसे की और मुजरिम का सुराग कैसे लगाया, इमरान चौधरी मौजूद हैं थाना कैंट में, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी इमरान, बताइए।
आमिर शहजाद के कत्ल को ट्रेस करने के लिए SP कैंट ताहिर मजीद की सरबराही में एक खुसूसी टीम बनाई गई, जिन्होंने काम करते हुए इस मरकज़ी मुलज़िम नदीम को गिरफ़्तार किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SP कैंट। इनसे हम पूछेंगे कि ये एक ब्लाइंड मर्डर था और वो पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, तो क्लू आपका कहाँ से चला और जहाँ से फिर आपने ये शुरू किया और एंड जो है इस मुलज़िम की गिरफ़्तारी हुई? थैंक यू इमरान साहब। जैसे आपको पता है कि ब्लाइंड मर्डर्स जो होते हैं वो पुलिस के लिए एक चैलेंज होते हैं। ये एक दिन दिहाड़े का वक़ूआ था जिसमें एक आमिर शहजाद नामी शख्स जो थे वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। वो एक सीनियर लॉयर हैं, उनके क्लर्क थे। उनको दिन दिहाड़े मेन रोड पे फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया और जाते हुए जो लोग मर्डर से उनका मोबाइल लेके उन्होंने ये तासुर दिया कि ये डकैती या रॉबरी है। तो इस वारदात पे पुलिस पहुंची, उन्होंने अपनी एफ़र्ट्स की, मुख्तलिफ एंगल से सारे इस वाक़े को देखा। तो शुरू में तो ये ब्लाइंड एक इंसिडेंट था, लेकिन वहाँ जो जिस तरीके से गोलियां मारी गई थी उस बंदे को, तो हमने अंदाज़ा हो गया कि ये रॉबरी नहीं है, ये मर्डर ही है। गुमनाम पर्चा दिया गया। उसके बाद मुख्तलिफ एंगल से तफ्तीश को चलाया गया। इसकी ओल्ड एनमिटीज़ को भी देखा गया। इस बंदे की जो ऑफिशियल वर्किंग थी एज ए क्लर्क उसको देखा गया। लॉयर की जो प्रैक्टिसेस थी उनको भी देखा गया। तो बाद में CCTV को वर्कआउट किया गया, इसके डाटा पे काम किया गया। मुख्तलिफ एंगल्स को मद्देनज़र रखने के बाद फिर हमारे पास एक क्लू जनरेट हो गया थ्रू CCTV। उसमें एक मध्यम सी तस्वीर थी, उसको हमने काफ़ी लंबे अरसे तक चलाया। वो 1.5, 2 महीने, 3 महीने बाद फिर हम एक सुराग तक पहुंच गए और पता ये चला कि इसकी ओल्ड एनमिटी थी एक, उसमें उसके जो उस एनमिटी के जो शामिल लोग थे उन्होंने इसको आके एक बाकायदा प्लानिंग के तहत ट्रेस किया, ताक़ुब किया, मर्डर किया, इसका मोबाइल लेके एक तासुर देने की कोशिश की रॉबरी है और वहाँ से वो फ्ली कर गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो SHO, ASP और मेरी और सर CPO साहब की उसकी जो मुश्तरका काविश थी, वहाँ से हम ये ब्लाइंड मर्डर जो है वो ट्रेस हुआ और मुद्दई जो हैं उनके दिल को इत्मीनान हुआ कि एटलीस्ट उनके कातिल पकड़े गए। अच्छा, कि जो मुलज़िम गिरफ़्तार हुआ, क्या वो साबका भी कोई रिकॉर्ड याफ्ता था या उसने ये पहला ही जुर्म कमिट किया था? जी, उसके साबका भी रिकॉर्ड में कुछ 4-5 FIRs थी, वो भी थी और क्रिमिनल था और उसमें ये वाक़या भी उसका शामिल था। अच्छा, इस वक्त मुलज़िम गिरफ़्तार है और चलान भी सेंड अप हो चुका होगा, ट्रायल पे केस है। नॉर्मली हमने ये देखा है कि पुलिस बड़ा अच्छा काम करती है, मुलज़िम गिरफ़्तार हो गया, उसके बाद जब तफ्तीशी के पास चली जाती है कहानी और उसने सारी मिसल्स वगैरह लिखनी होती हैं, तो देखा है कि फिर प्रोसिक्यूशन में तो अक्सर मुलज़मान जो है ना वो फिर कोर्ट में उस तरह से उनका ट्रायल में जो है ना उनको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है ड्यू टू इन्वेस्टिगेशन। तो इसके सद्देबाब के लिए भी आप कोई कदम उठाते हैं कि जब मुलज़िम ट्रेस आउट हो जाए तो एक अच्छी प्रोसिक्यूशन, एक जानदार प्रोसिक्यूशन हो ताकि मुलज़िम को जल्द से जल्द सज़ा मिल सके? जी बिल्कुल, जो केसेस के अंदर लैकुनाज होते हैं वो जब तक तफ्तीशी ऑफिसर दूर ना करे तो कोर्ट्स के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है सज़ा देना। इस पर्टिकुलर केस में भी इसको प्रॉपर हमने वर्कआउट किया, जो उसमें ऐसा कोई लैकुना हमने नहीं छोड़ा जिससे प्रोसिक्यूशन को नुकसान हो। तो नाज़रीन, मुआशरे से जब जुर्म का खौफ ख़त्म हो जाए तो मुजरिम ऐसी दलेराना और बेखौफ हरकतें करते हैं कि जैसे कि इस केस में कातिल ने की। मुलज़िम नदीम ने पुलिस तफ्तीश में ये इंकशाफ किया कि मकतूल आमिर शहजाद को ही वो अपने भाई का कातिल समझता था, लेकिन 1 साल तक जेल में रहने के बाद जब अदालत की जानिब से उसको बाइज़्ज़त तौर पर रिहा किया गया तो उसी वक्त उसने ये ठान ली थी कि अब वो अपने भाई के कत्ल का बदला खुद लेगा। और फिर एक दिन मौका पाकर उसने आमिर शहजाद को कत्ल कर दिया। उसने ये भी बताया कि कत्ल करने के बाद वो सीधा कब्रिस्तान गया अपने भाई की कब्र पर, जहाँ पर उसने आला कत्ल कब्र पर रख कर अपने भाई की कब्र पर फूल चढ़ाए और ये कहा कि भाई मैंने तुम्हारे कत्ल का बदला ले लिया है। उसने अपने इस तमाम अमल की वीडियो भी बनाई जो बाद में उसने टिकटॉक पर वायरल की। ब्रेक के बाद आपको पेशावर में पेश आने वाले तकलीफ-दे वाक़े की कहानी दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू जुर्मो सज़ा। पेशावर के नवाही इलाके मथुरा में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जिसके दौरान मुआशरे के मजलूम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा सरा को ना सिर्फ लूटा गया बल्कि उससे ज़्यादती भी की गई। लेकिन वारदात के बाद मुलजिम बासानी फरार हो गए। वाक़या कहाँ और कैसे पेश आया और पुलिस ने मुलजिमान को बिलाखिर कैसे गिरफ्तार किया, पेशावर में हमारे नुमाइंदे शेर अली जायवकुआ पर मौजूद हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं जुर्मो सज़ा की ये कहानी। आइए जानते हैं, हमारे साथ पुलिस एहलकार मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये कोई 22 तारीख़ को ख्वाजा सराय थाने और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की कि हम यहाँ पे प्रोग्राम के लिए महफ़िल मौसीकी के लिए आए थे। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो तकरीबन 12 बजे के करीब हम वापस जा रहे थे, तो रास्ते में यहाँ पर कुछ लोगों ने हमें रोका है और यहाँ पे ले आया है और हमारे साथ बदफेली भी की है और इसके अलावा कुछ मोबाइल भी एक लिया था हमसे और 60,000 रुपये। तो वो हमने रिपोर्ट उसका दर्ज किया है और उसके बाद हमने जो है कार्रवाई की है SHO साहब ने और हमने कार्रवाई की है। उसमें एक बंदा नॉमिनेट किया था और कुछ नामालूम, तो वो जो नॉमिनेट किया उसको उठाया है, वो पैसे भी रिकवर किए, मोबाइल भी रिकवर किया है और मुलजिमान भी हमने गिरफ्तार किए, वॉकआउट हुए। वारदात के बाद मुलजिमान कैसे फरार हुए और पुलिस ने इन्हें किस तरह गिरफ्तार किया, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ SHO थाना मथुरा शाकिर अफरीदी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं वाक़ये की तफसीलात। ये सर बताइएगा वाक़ये की तफसीलात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग की आने का बहुत शुक्रिया। ये 22 तारीख को आफाक ख्वाजा सराय हैं, जिसका उर्फ जो हैं बबली हैं, वो तकरीबन रात 12 बजे 22 तारीख को थाने आ गया। यूँ रिपोर्ट किया कि उसके साथ किसी ने तशद्दुद और बदफेली किए हैं, जिसमें उन्होंने एक मुलज़िम जिसका नाम अली ज़ेब हैं उसको बाई नेम मेंशन किया और जिसके साथ 5-6 दीगर नामालूम अफराद भी उसने मेंशन किए। हमें ये बताइएगा कि गिरफ़्तारी कैसे अमल में लाई गई? बस अली ज़ेब जिस मुलज़िम को उसने नॉमिनेट किया वो पहले से भी इस किस्म के करतूतों में मुलव्वस रहा है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ कोई FIR वगैरह नहीं है, लेकिन इन किस्म के वक़ूओं के पीछे वो फिरता रहता है। हमें मुलज़िमान का मौक़िफ़ बताएं। उनका पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक उन्होंने क्या कहा? बस वो तो अपने घर में भी मतलब है कि वो गैर ज़िम्मेदार अफराद हैं, नाफरमान हैं, वालिदैन भी इसके इन करतूत से खफा हैं। वो कहते हैं कि आए रोज़ इनके पीछे वो फिरते रहते हैं। वो अपने जुर्म के उससे मानते हैं कि हाँ उन्होंने ये जुर्म किया है और इलाके में भी इसका रिपोर्टेशन जो है बिल्कुल ख़राब है। इस तरह के कारनामों में वो पहले से मुलविस रहे हैं और इस तरह के कामों के पीछे फिरते रहते हैं। तो मुतासरा ख्वाजा सरा से बात करने के लिए जब जियो न्यूज़ ने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया और वजह ये बताई कि इससे इनकी मुश्किलात में इजाफा भी हो सकता है। इसीलिए हमारे नुमाइंदे शेर अली पेशावर में ख्वाजा सरा एसोसिएशन की सदर फरजाना के पास मौजूद हैं ताकि वो उनका मौक़िफ़ सामने ला सकें। जी शेर अली। वो ख्वाजा सरा जिसके साथ ये वाक़या पेश आया था, जियो टीम के रब्ता करने के बावजूद भी इसने कैमरे पर आने से इनकार कर दिया और वजह ये बताई कि इसकी मुश्किलात में कैमरे पर आने से मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए ट्रांसजेंडर एसोसिएशन की सदर फरजाना मौजूद हैं। आइए इनसे पता करते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं इनके ऊपर जितने मज़ालिम होते हैं इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? जो दिन पर दिन इजाफ़ा हो रहा है ख्वाजा सराओं की तशद्दुद में, उनके कत्ल में, वजूहात तो यही है कि एक तो जो है 145 से ज़्यादा ख्वाजा सरा खैबर पख्तूनख्वा में कत्ल हुए हैं, लेकिन एक को भी सज़ा नहीं मिला गया। और इसके अलावा जो है कुछ कम 3000 जो है ये तशद्दुद के और रेप के और बाल काटने के, ज़िल्ला बदर होने के, बत्ते लेने के और नाज़ेब वीडियो बनाने के जो है वो सामने आए और उनमें भी किसी को सज़ा नहीं मिला। मैं ये कहूँगी कि दफ़ात जो है वो इतने कमज़ोर होते हैं कि अदालत उनको छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं और वही लोग आके हमारे घरों के सामने खड़े हो जाते हैं और उनकी हौसला अफजाई हो रही है। इसीलिए वो जो है ये इस चीज़ों में जो है वो इजाफ़ा होता जा रहा है। उनकी हौसला अफजाई हो जाती है कि वो जाके 2 दिन गुजारते, 3 दिन गुजारते, उनको सज़ा उस तरीके से नहीं मिलती। अगर उस तरीके से सज़ा उनको मिलती तो शायद ये चीज़ ना होती। आप हमें ये भी बताएं कि जब भी ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो जब आप लोग पुलिस से रब्ता करते हैं या आप कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाते हैं तो पुलिस का रवैया कैसे होता है? पुलिस का रवैया मैं ये कहूँगी कि दरख्वास्त भी लिया जाता है, रोज़नामचा भी हो जाता है, पुलिस इनको पकड़ भी लेते हैं,
लेकिन यह है कि जब पुलिस उनको, मैं तो वही कहूँगी कि पुलिस उनको पकड़ लेते हैं, ख्वाजा सरा मुतमईन हो जाते हैं कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया, लेकिन जब वो अदालत जाते हैं वो वापस आ जाते हैं। जैसे अभी जो है पूरी मीडिया को, पूरी दुनिया को पता है जो डॉल्फिन अयान का वीडियो, और ये एक वीडियो नहीं है, ये 10-15 वीडियो हैं, वो जो है 2-3 दिन पहले वो जो है वो बरी हो गए और उसको ज़मानत पे रिहा किया गया। तो क्या वो दोबारा अभी जो है डॉल्फिन अयान की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई कि नहीं पड़ गई? उसकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई। तो दफ़ात जो है वो ऐसा लगाना चाहिए कि अदालत उनको छोड़े ना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी की मरने का वो नहीं करती हूँ कि इनको फांसी दिया जाए, लेकिन सज़ा देना लाजमी है ताकि वो दोबारा ऐसा कदम ना उठाए। और दूसरी बात यह कि पुलिस जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे, जैसे मर्दान में ये 4-5 दिन पहले एक वाक़या हुआ और उसमें जो है जब पुलिस को इत्तला हुई तो पुलिस ने कहा कि अभी टाइम नहीं, हम सुबह आएंगे। जब सुबह वो आएंगे तो उस टाइम तक तो मैं कहती हूँ ख्वाजा सरा की जनाज़े भी हो जाएंगे। नाज़रीन, मुआशरा महफूज ना हो तो खुद मोहतात रहने की बहुत ज़रूरत है। अपने इर्द गिर्द के हालात पर नज़र रखें और महफूज रहें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।